हेलो बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का पहले हम लोग फॉर्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। जो जनरल फॉर्मूला हम लोग अब तक देखते आए हैं उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है टोटल मास इनटू, यहाँ पर वेक्टर आर आएगा, पोजीशन वेक्टर है ये हमारा, राइट। वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला बेसिकली हमारी थी m1, राइट, इनटू वेक्टर r1, फिर उसके बाद m2 वेक्टर r2, राइट। सिमिलरली दूसरे स्टेप भी इस तरीके से ही थे। हम लोग यहाँ पर इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिखते थे, अगर आपको ध्यान है तो m2 इंटू r2, और फिर लास्ट में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस ये आ जाएगा mn इंटू वेक्टर rn। ओके, तो ये सेंटर ऑफ मास की बेसिक फार्मूला है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला है इसको हम लोग कट आउट करके सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा के फॉर्म में पहले भी लिखा था, सिग्मा एम आई, राइट, इनटू ये पोजीशन वेक्टर आएगा यहाँ पर, तो वेक्टर आर आई लिखेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी आर आई, राइट। ओके, तो ये सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला बन गई। अब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, राइट। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो जो मास है ना वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो डिफ्रेंशिएट सिर्फ पोजीशन वेक्टर का होगा, तो मैं यहाँ पर इजीली लिख सकता हूँ कि भाई ये हो जाएगा डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, राइट। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ पोजीशन वेक्टर का यहाँ पर होने वाला है। सिमिलरली सभी इक्वेशन में ये फॉलो होगा, सभी टर्म्स में ये फॉलो होगा, जैसे कि m1 डी ऑफ वेक्टर r1, राइट, अपॉन डी टी, इस तरीके से। फिर दूसरा टर्म आएगा प्लस m2, फिर यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर, राइट, r2 अपॉन डी टी। ओके, और ये टर्म जाएगी n नंबर तक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, नंबर n तक जाना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर्थ टर्म, मतलब nth टर्म लिखेंगे आर एन। ओके, तो आर एन अपॉन डी टी, राइट। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गई यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वाली। अब यहाँ पर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, राइट, अपॉन डी टी। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमें क्या देगा, वो हमें बेसिकली देगा वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पर हम उस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होके इस तरीके से बन जाएगा m वेक्टर v वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमें वेलोसिटी देगा, राइट। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा m1 और फिर सभी जगह पर वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा v1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस m2, उसके बाद ये हो जाएगा वेक्टर v2, राइट। उसके बाद अप टू n तक जाना है, तो इस तरीके से हमारा टर्म n तक जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर फिर से डिफ्रेंशिएशन लेने वाले हैं, फिर से वो प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो m डी वेक्टर v, राइट, वेक्टर v अपॉन डी टी। फिर सिमिलरली राइट हैंड साइड सभी टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन आएगा, जैसे कि m1, फिर यहाँ पर लिखेंगे d वेक्टर v1, राइट, अपॉन डी टी। टाइम इंटरवल यहाँ पर सेम है, राइट। ऐसे ही हम लोग n तक जाएंगे, तो इस तरीके से ये टर्म n तक चली जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो डी वी बाई डी टी है, राइट, पहले भी हमने इक्वेशंस में देखा था डी वेक्टर v, राइट, अपॉन डी टी।
तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एक्सेलरेशन में देखेंगे, जैसे कि वेक्टर ए, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स अस एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन, राइट। राइट टर्म होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला भी उस तरीके से ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मास इनटू, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा हमें, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m1 वेक्टर a1, ओके। फिर ऐसे ही टर्म n तक चली जाएगी। तो इस तरीके से n टर्म्स तक हम लोग एक्सेलरेशन वाली टर्म्स को ले जा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो मास इनटू एक्सेलरेशन वाला टर्म है, राइट, उसको यहाँ पर हम लोग लिखे अगर, तो बेसिकली जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो, उसका मतलब क्या होगा, तो मैं ये लिखूँगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा बच्चों फोर्स। तो यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ पहले वेक्टर F1 और उसके बाद उसको n तक ले जाऊँगा, राइट। राइट इस तरीके से, क्योंकि जो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वेक्टर फोर्स, मतलब कि वेक्टर F आएगा। तो इसीलिए ये सब कुछ चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। अब यहाँ पर फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स बेसिकली एक पार्टिकल पे दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंटरनल फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि भाई मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर्स जो हमारा है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगा। इंटरनल फैक्टर में तो जो फोर्स हमें मिल रहा है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहाँ पर लग रहा है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास पे ही एक्सेलरेशन एग्जर्ट होगा और सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में जानेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारे पास एक बॉम्ब है, राइट, जिसको हमने जला के फिर हवा में फेंका है, इसे पैराबोलिक मोशन में, राइट। तो उसका हवा में ही एक्सप्लोजन हो रहा है मान लीजिए। तो जब बॉम्ब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी पाथ में, राइट। अब यहाँ पर जब एक्सप्लोजन होगा तो हमें पता है कि एक्सप्लोजन की वजह से उसके फ्रेगमेंट्स बाहर की तरफ जाएंगे, राइट। तो जब एक्सप्लोजन होता है तब तो बॉम्ब मोशन में होगा, राइट। तो यहाँ पर जब उसके फ्रेगमेंट्स डिवाइड होंगे तो उसके फ्रेगमेंट्स उस तरीके से डिवाइड होंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी तरीके से आगे बढ़े जिस तरीके से उसकी मोशन हो रही है। तो भले ही फ्रेगमेंट्स बाहर निकल गए बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले जिस तरीके से जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे जाएगा। भले ही बॉम्ब खुद यहाँ पर ना पहुँचे बट उसका सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एक तो बॉम्ब का, उसके सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, और जब बॉम्ब फूट भी जाएगा उसके फ्रेगमेंट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे हमें, फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास तो उसी पाथ पे आगे बढ़ने वाला है।